गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कूलम्ब्स के नियम पर कि दो चार्जों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उसका वेक्टर फॉर्म देखा था, कई चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का लेक्चर किस पे है? आज का लेक्चर कूलम्ब्स लॉ पर आधारित न्यूमेरिकल्स पर है। हम लोग आज कूलम्ब्स लॉ पर आधारित न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कूलम्ब्स लॉ, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलम्ब्स लॉ, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें कूलम्ब्स लॉ में, तो आप लोगों को पता होगा कि दो चार्ज अगर हैं, एक प्लस क्यू और एक क्या है माइनस क्यू, ये चार्ज इस पर लगाता है F12 प्लस क्यू और ये चार्ज इस पर कितना लगा रहा है F21। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, F12 जो है वो F21 के इक्वल है। F12 इज इक्वल टू F21, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, बराबर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये एक्शन है और दूसरा क्या है, रिएक्शन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक एक्शन रिएक्शन फोर्स है। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस टाइप का है, एक प्रकार का एक्शन रिएक्शन फोर्स है, क्योंकि ये बराबर है और एक दूसरे के विपरीत है। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is an action a reaction force, action a reaction force। सेकेंड पॉइंट, अगर सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है? तो इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें तो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने मीडियम की बात की थी कि अगर दो चार्ज हैं Q1 व Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है, और अगर इनके बीच में मीडियम हम कुछ डाल दें, क्या डाल दें, कोई भी मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम डाल दें, तो क्या होगा आपका, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर फॉर एयर की बात करें, फॉर एयर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर एनी मीडियम यहाँ मैं FM कर दे रहा हूँ, फॉर एनी मीडियम स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको आप लोग पुट द वैल्यू ऑफ k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या हो गया, FM। अगर हम FM को F से डिवाइड करें तो वी आर गेटिंग FM बाई F, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर स्क्वायर क्या काम से,
Q1 Q2 गया 1/4 गया, तो वी आर गेटिंग Fn upon F इज इक्वल टू के नीचे जाएगा, तो यू विल गेट 1/k, दैट मीन्स Fm इज इक्वल टू F/k, यानी 1/k टाइम्स फोर्स विल डिक्रीज, यानी मीडियम में डालने पर अगर बीच में कोई मीडियम हो तो आवेशों के बीच लगने वाला चार्ज क्या होता है, कम करता है। इसको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैं चाहूँगा आप इसको नोट कर लें, पढ़ा दूँ। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट डिफरेंस, सॉरी फोर्थ पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन electrostatic force and gravitational force, electrostatic force and gravitational force। ठीक है, मैं इसको डिफरेंस स्टेट कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को दिया है और अभी मैंने आप लोगों को बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, ठीक है। और बात है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये आपको मिला होगा क्लास 11, ठीक है। क्या था, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। ये फोर्स क्या है, ये फोर्स है दो मास के बीच में। अगर दो मास m1 m2 हो और उनके बीच डिस्टेंस कितनी हो, तो उनके बीच कार्य करने वाला जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दैट विल बी G m1 m2 अपॉन r²। इसके बारे में तो आपको पता ही है, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है। दो चार्ज Q1 Q2 और इसकी डिस्टेंस r हो, तो इनके बीच वर्क करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इस जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पर अगर K की बात करें तो आपको पता ही, आपको याद है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर यहाँ कैपिटल G की बात करें तो यहाँ पे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये वैल्यू है। अगर आप वैल्यू को कंपेयर करें तो ये किस कोटि का है, 10⁻11, तो यहाँ कितना है 10⁹ तो आप देखो जो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत वीक फोर्स है। तो वी कैन से दैट इन कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक फोर्स। इट इज वेरी वीक फोर्स, ठीक है। और इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। क्यों है कि 10⁻9 है क्या, 10⁻11, यहीं से कंपेयरिंग हो रही है कि ये बहुत वीक फोर्स होगा। इसी में सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों होता है। इसमें क्या होता है, केवल अट्रैक्शन ही होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें दो टाइप के होते हैं, एक अट्रैक्शन और रिपल्सन। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये केवल और केवल क्या होता है, इनमें मास के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो भी अपने नाम के बराबर होता है। बात है थर्ड पॉइंट की, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर इनके बीच में कोई मीडियम डाल दे तो फोर्स विल इंक्रीज या फिर डिक्रीज, इंक्रीज नहीं डिक्रीज, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स पर किसी प्रकार कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वी कैन से दैट
affected by the और यहाँ पे क्या होगा नॉट अफेक्टेड बाय। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दो आवेशों के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी वीक फोर्स है। इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन बोथ होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो केवल और केवल क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम में अगर इसको मीडियम में आवेशों को रखें या फिर आवेशों के बीच में कोई मीडियम रख दें तो क्या होगा, इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। और इनकी बात करें तो इन पर किसी प्रकार कोई असर नहीं पड़ता है, बीच में कोई भी मीडियम हम डालते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा आपको, तो हटा दो इसको। तो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ने के बाद कुछ एक न्यूमेरिकल करते हैं ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन कंपेयर gravitational force and electrostatic force for electrons। यानी अगर Q1 की बात करें तो वो भी इलेक्ट्रॉन है और Q2 की बात करें तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी इसकी वैल्यू भी कितनी है 1.6 × 10⁻19 और Q2 कितनी है 1.6 × 10⁻19। अब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या करना है, कंपेयर करना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फॉर्मूला इज 1/9 × 10⁹ Q1 Q2 upon R², 9 × 10⁹। Value of Q1 1.6 × 10⁻19 and 1.6 × 10⁻19 upon R²। R² कॉमन है तो उसको मैं यहाँ पे गिवन भी नहीं है तो R को हम वैसे रख दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। इक्वेशन नंबर सेकंड Fg ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना जाएगा 6.67 × 10⁻11 और वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31 इंटू 9.1 × 10 कितना -31 है अपॉन R²। इक्वेशन नंबर सेकंड कंपेयर करने के लिए हम लोग इनको डिवाइड कर देंगे। तो Fe बटे Fg Fe बटे Fg 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻19 अपॉन R²। यहाँ वैल्यू कर दिया 6.67 10⁻11 इंटू 9.1 10⁻31 इंटू 9.1 कितना -31 अपॉन R²। इसको कैंसिल कर दो। आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 10⁻⁴ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा 10⁻⁴। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻43 टाइम्स होगा। यहाँ से आप पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो कैलकुलेशन से भी सामने आ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक तो ये कंपेयरिंग हो गई बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है, हमने आपसे बताया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। क्या चीज़? न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ।
तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट हो ही गया आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देयर आर टू चार्जेस Q1 is equal to 2 into 10 की पावर यहाँ 2 माइक्रोकूलम एंड Q2 is equal to 3 माइक्रोकूलम। Q1 is equal to 2 माइक्रोकूलम and Q2 is equal to 3 माइक्रोकूलम and distance between the charges is 30 centimeter. Calculate electrostatic force. Calculate electrostatic force. तो मैं चाहूंगा आप लोग ट्राई करें। कैसे ट्राई करेंगे? फॉर्मूला आपको पता है, Q1 दिया ही है, Q1 is 2 माइक्रोकूलम, यू कैन चेंज इट इन 10⁻⁶ कूलम एंड Q2 is 3 माइक्रोकूलम, इसको चेंज करें 3 × 10⁻⁶ कूलम। क्लियर? और यूज द फॉर्मूला F is equal to 9 × 10⁹ Q1 Q2 upon R square. The value of R, you know how much? 30 centimeter, 30 × 10⁻² मीटर। हमने मीटर में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। मैं चाहूँगा आप लोग कैलकुलेट करें, तब तक मैं निकाल लेता हूँ। कितना हो जाएगा बताइए? ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों का आंसर आ गया होगा। मैं भी अपना आंसर चेक कर लेता हूँ। वैल्यू ऑफ Q1 is equal to 2 × 10⁻⁶ और 3 × 10⁻⁶ upon R square. The value of R is 30 × 10⁻² multiplied by 30 × 10⁻²। कैलकुलेट करिए। 3 × 3 3 × 9 है ना, और 3 गैर कौन सा, ठीक है। 3 × 6 10 की पावर आपका -6 -12 हो जाएगा। 9 × 10 की पावर कितना? -12 अपॉन में 10 की पावर -2 10 की पावर -2 क्या जाएगा? 10 की पावर -4 और ये 10 और ये 10 है ना, यहाँ पे आपने डिवाइड किया तो कितना हो गया? 10 10। तो इन 10 को कितना हो जाएगा? 2। तो वी आर गेटिंग 6 × ये आपका -12 ये आपका 9, सब्ट्रैक्ट करो -3 ये -4 + 2 यू आर गेटिंग -2। इसको ऊपर भेजोगे तो 6 × 10 की पावर -3 10 की पावर हाउ मच? +2, that means you are getting 6 × 10 की पावर -1 यानी 0.6 न्यूटन। दिस इज द आंसर। इन दोनों के बीच में जो कार्य करने वाला जो फोर्स है वो कितना है? 0.6 न्यूटन। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं? चलिए इसको उठाता हूँ। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो कूलम्स लॉ पे दो चार्जों के बीच में आपसे फोर्स पूछ लेता है, कितना फोर्स लग रहा है। कभी कभी ये भी आता है कि फोर्स दिया रहता है, चार्ज दिया रहता है, उनके बीच में डिस्टेंस पूछता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा उसमें है नहीं। तो मैं इसमें आपका अब एक 2 से ज़्यादा चार्ज को ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स देयर इज अ ट्राइंगल, देयर इज अ ट्राइंगल ABC और जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं वहाँ पे क्या रखा हुआ है? चार्ज Q रखा हुआ है। और हमसे क्या कह रहा है कि आप कैलकुलेट करिए चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज
Q एट पॉइंट B, B पे रखे हुए चार्ज, B पर रखे हुए चार्ज पर हमें फोर्स निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये यहाँ पर चार्ज Q रखा हुआ है A पर, वो इस B पर फोर्स लगाएगा इस साइड में, जिसको हम लोग एफ ए बी कह सकते हैं। इसका जो साइड है आप ए मान लीजिए, इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये इस पे लगाएगा फोर्स एफ सी बी, सी से बी डायरेक्शन में। वी कैन से दैट ए बी सी आर इक्विलेटरल ट्रायंगल कैलकुलेट फोर्स ऑन Q एट B। Q पर फोर्स लगाना जो कि कहाँ पे रखा हुआ है, B पे रखा हुआ है। चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पर इस Q के कारण इस पर फोर्स लग रहा है FCB, इस Q के कारण B पर रखे हुए आवेश पर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है, FAB है, ठीक है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच में फोर्स निकालें, इन दोनों के बीच में, AB के बीच में, तो यहाँ पे Q1 कितना है, Q है, Q2 कितना है, Q है, डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, Q1 Q, Q2 कितना है, Q है, डिस्टेंस कितना है, A है, यानी एवरी वैल्यूज आर सेम। तो वी कैन से दैट FCB इज इक्वल टू FAB। भाई दोनों बराबर होंगे तो वैल्यूज आर सेम, देन वैल्यू ऑफ F विल आल्सो इक्वल। तो क्या कह सकते हैं कि दोनों FCB और FAB क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो मैंने लेट कर लिया कि ये F के बराबर है। क्या है, F के बराबर है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, F निकाल लेंगे। F कैसे निकालोगे, आपका K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर K, वैल्यू ऑफ Q1 कितनी है, Q है, वैल्यू ऑफ Q2 कितनी है, Q है, अपॉन R स्क्वायर यानी A स्क्वायर। कितना हो जाएगा, A स्क्वायर हो गया। ये क्या आ गया, वैल्यू ऑफ F आ गया। अब देखिए इस पर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक इधर और एक इधर। आप लोगों ने क्लास 11 में वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर A एंड B थीटा एंगल पे कार्य कर रहे हैं या फिर थीटा एंगल पर है, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, R, दैट विल बी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर हम लोग यही करेंगे, ठीक है। तो FR दैट मीन्स इस पर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है, FR की बात कर रहे हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो FR होगा अंडर रूट FCD स्क्वायर प्लस FAB स्क्वायर प्लस 2 FCB इंटू FAB cos 60। cos 60 क्यों, एक्यूरेट ट्राइंगल है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, तो इस वजह से आपका ये भी क्या होगा, 60 होगा। तो एंगल बिटवीन द FCB एंड FAB इज 60, दैट्स व्हाई थीटा इज इक्वल टू 60। तो अगर हम बात करें FCB की तो ये वैल्यू F है, यानी F स्क्वायर, ये भी क्या है, F है, F स्क्वायर 2F इंटू F, cos 60 का मान होता है 1/2, 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो हो गया F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, यहाँ पे देना 3F स्क्वायर, तो वी आर गेटिंग F रूट 3। यही क्या हमारा होगा, ये हमारा आंसर हो गया, F रूट 3। पुट द वैल्यू ऑफ F AQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर है। नोट डाउन, नोट कर लीजिए आप लोग, पढ़ा दो। ट्रायंगल पे ही एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर हम इसके सेंट्रॉइड पर, सेम चीज, अगर हम इसके सेंट्रॉइड पर है ना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ के लिए, इसके सेंट्रॉइड पर एक चार्ज क्यू रख दूंगा, सेंट्रॉइड पर एक चार्ज क्यू रख दूं और मैं आपसे पूछूं कि इस चार्ज क्यू पर आप लोग फोर्स निकालें, इस चार्ज क्यू पर फोर्स निकालें। कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज
कैपिटल क्यू एट ओ, ओ पर रखे चार्ज पर हमें फोर्स निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि कैपिटल क्यू पर कौन कौन से चार्ज और किस किस तरफ लग रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ए के कारण ये चार्ज लगाना होगा इस तरफ, इसका मैं नाम कर दे रहा हूँ एफ, ओ से ए से ओ की ओर है तो एफ ए ओ, ये इधर लगा रहा होगा इस पे फोर्स, इसको मैं कर दे रहा हूँ एफ बी ओ, ये इधर लगा रहा होगा तो वी कैन से दैट एफ सी ओ। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? एनीवन इन द क्लास? नहीं। हमने क्या किया, इस कैपिटल क्यू पे चार्ज निकाला था, तो इस कैपिटल क्यू पर हमने ये देख लिया कि इस पर कौन कौन से चार्ज किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, उसको मैंने क्या कर दिया, दिखा दिया। अब चलते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? हमें चार्ज, ये Q1 है, ये क्या है Q2 है, इस फोर्स के लिए क्या होगा, ये Q1 ये Q2, इसके लिए Q1 ये Q2 है ना, सबके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करते हैं, फिर हम लोग दूसरा देखते हैं। तो अगर इसकी बात Q1 Q है और Q2 कितना है, कैपिटल Q, अगर हमें डिस्टेंस मिल जाए BO, आर हमको नहीं पता, अगर वो BO मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्लियर है। तो BO निकालते हैं। अगर हम बात करें 60 है तो ये कितना होगा 30, क्यों, एक्यूरेट ट्राइंगल है, और एक्यूरेट ट्राइंगल और सेंट्रॉइड जो होते हैं, सेंट्रॉइड जो होते हैं सामने वाले भुजा पर के मिड पॉइंट पर क्या करते हैं, कट करते हैं। तो अगर ये A है तो ये कितना होगा, A/2 होगा। हमें क्या चाहिए, R चाहिए, ये एंगल कितना होगा 30 होगा। तो इन ट्राइंगल BO, इसको आप D मान लें, BOD, वी आर गेटिंग 30 है। ये क्या है, कर्ण, ये क्या है, आधार। तो कर्ण आधार किसके अंदर रहता है, कॉस के अंदर रहता है। तो वी कैन टेक cos 30 इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, A/2, कर्ण कितना है, R निकालना है तो cos 30, आप इधर भेज दें, R इक्वल टू A/2 cos 30। द वैल्यू ऑफ cos 30 बताएं आप लोग, cos 30 की वैल्यू होती है 1/2, सॉरी √3/2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, A/√3, यानी ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई A/√3 आ गई, ठीक है। हमें आ गया। अब यही वैल्यू ये होगी, ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, सेम वैल्यू सब सारी की सारी होगी A/√3, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन अगर तीनों कंपेयर करें तो ये फोर्स FBO, FAO, FCO इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे कि ऑल वैल्यूज आर सेम, Q1 Q2 एंड R is same, that's why we can say that FAO, FBO और FCO क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लेट FCO is equal to FBO is equal to FAO, वो किसके बराबर होंगे, एक मैंने F लेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, इस पर तो आपका फोर्स लग रहा है, इसको निकाल लो, F स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्मॉल k Q1 Q2/R²। तो Q1 कितना है, स्मॉल q, कैपिटल Q2 कितना है, कैपिटल Q अपॉन R²। द वैल्यू ऑफ R कितनी है, A/√3। इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें मिल जाएगा F इज इक्वल टू K स्मॉल q कैपिटल Q, और इसका स्क्वायर करोगे A/√3, 3 ऊपर जाएगा, 3K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A², ये आपका F आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये इधर फोर्स है, ये इधर है और ये फोर्स इधर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल FBO और FCO का हम एक रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे FR। क्या निकालेंगे, FR। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दो रिजल्टेंट फोर्स अगर अलग अलग डायरेक्शन में किसी एंगल पे दो फोर्स वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्लास 11 के टॉपिक वेक्टर की हेल्प से कैसे रिजल्टेंट फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेट करेंगे FR का। तो FR क्या हो जाएगा, FR इक्वल टू √FBO² प्लस FCO² प्लस 2AB, दैट मीन्स FBO FCO cos थीटा। अब बात है cos तक, तो अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल होगा 120। आप देखिए ये 120 होगा, ये 120 होगा, ये 120, टोटल कितना जाएगा 360, ठीक है। तो कितना होगा 120। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो इसको मैंने राइट कर रखा है F² जाएगा, ये भी F² प्लस 2F इंटू F। cos 120 का मान होता है 1/2, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट।
we are getting 2f square minus plus minus minus f square, that means f square, and we can say that the value of fr is equal to कितना f। अब यहाँ पे हो क्या है, fr कितना आ गया, fr ऊपर कितना आ गया fr, और नीचे की ओर क्या कार्य कर रहा है f ao, और वो भी किसके बराबर है f के बराबर है। दैट मीन्स इस चार्ज कैपिटल Q पर एक FR लग रहा है ऊपर की ओर, जो कि रिजल्टेंट फोर्स है, दो फोर्स होगा, और एक FAO नीचे लग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं F नेट, यानी इस पर कैपिटल Q पर जो चार्ज है वो कितना होगा FR माइनस FAO। विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, यानी F माइनस F कैंसिल आउट 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस चार्ज Q पर इन चार्जों के कारण, जो कोनों पर चार्ज रखे हैं, इन चार्जों के कारण किसी प्रकार का कोई फोर्स, कोई भी वर्क, कोई फोर्स कार्य नहीं करेगा, ये टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्या समझ में आया होगा, ठीक है। तो बता दोस्तों, ट्राइंगल की एक क्वेश्चन और लगाते हैं, बस लिटिल बिट चेंजिंग। देयर आर अ ट्राइंगल ABC एंड द चार्जेस आर, इस पर माइनस Q, इस पर प्लस Q, और इस पर क्या प्लस Q, ठीक है, माइनस Q प्लस Q और क्या प्लस Q। सेम चीज यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ कैपिटल Q, क्या कर दे रहा हूँ कैपिटल Q, ठीक है। अब इसके कारण अब फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस Q माइनस प्लस Q। अब अगर आप लोगों ने, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, अभी जस्ट ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, है ना, और ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये कितना था आपका FCO, और ये कितना था FBO, और इनका रिजल्टेंट फोर्स ऊपर जाना था FR। अब जो एक फोर्स था जो कि यहाँ पर प्लस F, इसको नीचे क्यों लगा रहा था, अब वो फोर्स यहाँ पर नहीं है, अभी माइनस है, तो माइनस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी यहाँ पर एक फोर्स ये लगेगा FOA। अब चेंज हो गया, पहले क्या था FAO था, अब क्या था FOA। हम लोग FR निकाल चुके हैं, अभी जस्ट निकालना, अभी जस्ट हम लोग ने निकाला कि FRO किसके बराबर है, F के बराबर है, ठीक है। जो F किसके बराबर था हम लोगों ने नोट किया था, हम लोगों ने कहा था कि FCO इक्वल टू FBO इक्वल टू FOA किसके बराबर था, F के बराबर था। उसको हम लोगों ने क्या किया था 1 अपॉन या फिर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बता देता हूँ R स्क्वायर स्मॉल के Q1 कितना है स्मॉल Q, Q2 कितना है कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर कितना है, R स्क्वायर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कितना आया था A अपॉन √3, तो A अपॉन √3 की स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको आ गया था 3K Q कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो FOA इधर कार्य कर रहा था, अब क्या सेम डायरेक्शन में, तो बिकॉज FR एंड FOA is in the same direction, so net force on कैपिटल Q कितना हो जाएगा। लास्ट टाइम लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने माइनस किया था, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, दैट मीन्स FR प्लस FOA, तो वी कैन से F प्लस F, दैट मीन्स 2F, तो 2 इंटू द वैल्यू ऑफ F इज 3KQ अपॉन A स्क्वायर, तो F नेट इज इक्वल टू 6, आई थिंक 6K स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन
ए स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? थोड़ा सा इसमें वर्क मैंने कम किया है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, उसको थोड़ा सा हम लोगों ने हेल्प ले लिया है ताकि कम टाइम लगे, ठीक है। क्योंकि अभी डिस्कस तुरंत किया है तो आप उसको देख सकते हैं कि मैं लास्ट क्वेश्चन में क्या डिस्कशन किया है। तो लास्ट क्वेश्चन में आंसर कितना आया था? इसी चार्ज पर क्यों आया था, बस अंतर कितना था, यहाँ +2 था। इस क्वेश्चन में 2f आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज, ठीक है। तो 3 चार्जों के कॉम्बिनेशन से बनने वाला क्वेश्चन आपका ट्रायंगल बेस पे हो गया। और हम बात करें एक चार्ज और बढ़ा दे, एक चार्ज बढ़ाने से हमें एक स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को न्यूमेरिकल्स अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, और आप लोगों के लिए प्लानिंग भी है, मेरे लिए एक प्लानिंग कर रहे हैं आप बोर्ड एग्जाम के लिए। टॉपिक के लास्ट में जो चैप्टर है उस चैप्टर के लास्ट में आप लोगों को PYQs मिलेंगे, दैट मीन्स अनसॉल्व 10 ईयर्स के अनसॉल्व के क्वेश्चंस मिलेंगे उस चैप्टर वाइज, ठीक है। तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। चलिए, देयर आर 4 charges situated at the all corners of the square, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल q, यहाँ पर +q, यहाँ +q, और यहाँ +q, और यहाँ भी +q, ठीक है। देयर आर 4 charges, है ना, एट द कॉर्नर ऑफ द चार्ट। क्लियर है? हमें क्या करना है? कैलकुलेट फोर्स। इसको आप करिए A, B, C and D, A, B, C and D। कैलकुलेट फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट D, मैं कर दे रहा हूँ एट पॉइंट D। क्लियर है? तो सेम चीज जैसे हम लोग ट्रायंगल में किया था, सेम चीज यहाँ पर हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कौन कौन से फोर्स किधर लग रहे हैं। तो हम करेंगे A के कारण फोर्स इधर लग रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे FAB, ठीक है। इसके कारण इधर निकालेंगे तो इस पे फोर्स लग रहा है FCD, और इसके कारण यहाँ पे फोर्स लग रहा है जिसको हम बोल रहे हैं FBD। यानी इस चार्ज D पर, जो D पे चार्ज रखा हुआ है Q, उस पर आप पर कितने फोर्स लग रहे हैं? आपके 3 फोर्स लग रहे हैं, FCD इस डायरेक्शन में, FAD इस डायरेक्शन में, और FBD इस डायरेक्शन में। तो क्या करेंगे इसको करने के लिए? 2 चार्ज ये ऐसे हैं जिनका हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, जिनका हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट निकाल लेंगे FR। क्या निकाल लेंगे? इनका रिजल्टेंट निकालेंगे FR, और फिर FR को हम FBD में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करिए लगाना, और यहाँ पर सेम चीज, इसके कारण इस पर, इसके कारण इस पर जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल। क्यों? क्योंकि वैल्यूज आर सेम। इसको हम स्क्वायर है करेक्ट कर ले रहे हैं कि ये वैल्यूज कितनी होगी? A होगी। अगर हम विकर्ण की बात करें तो ये A√2, आप लोगों को पता होगा कि स्क्वायर के जो विकर्ण की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? A√2 होती है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्व द क्वेश्चन। FCD इज इक्वल टू FBD, सॉरी AD, इसको मैं राइट कर ले रहा हूँ, ये F के इक्वल है। आप क्या करेंगे? रिजल्टेंट ऑफ FCD एंड FBD। तो FR इज इक्वल टू जाएगा, या फिर इसको आप पहले निकाल लीजिए, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वी आर गेटिंग K, वैल्यू ऑफ Q इज Q1 Q है, और Q2 कितनी है? Q है A स्क्वायर, तो स्मॉल k Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल है तो FR पहले निकाल लेते हैं। FR अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, कंप्लीट लिखना है तो FCD कर लीजिए, FAD कर लीजिए, प्लस 2 FCD इंटू FAD कॉस, एंगल कितना है आपको पता है, साफ साफ दिख रहा है 90, और कॉस 90 का मान किसी को पता है? मुझे तो नहीं पता भाई। एनीवन इन द क्लास, किसी को पता है? FCD को मैं F कर दे रहा हूँ, F स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस 90 का मान होता है 0। तो वी आर गेटिंग अंडर रूट 2F स्क्वायर। क्या मिल रहा है? 2F स्क्वायर। दैट मीन्स FR इज इक्वल टू
एफ रूट टू, एफ आर कितना आ गया, एफ रूट टू क्या कितना आ गया, एफ रूट टू। अब हम लोग निकाल लें एफ बी डी निकाल लेते हैं। एफ बी डी कितना होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर के, द वैल्यू ऑफ क्यू वन, वैल्यू ऑफ क्यू वन कितना है, क्यू है, और वैल्यू ऑफ क्यू टू कितना है, क्यू है, अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है, ए रूट टू उसका स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन इसकी स्क्वायर टू ए स्क्वायर, कितना जाएगा, टू ए स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू, ए का स्क्वायर ए। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर। तो अब क्या करना है, बोथ हैव सेम डायरेक्शन एफ आर एंड एफ डी, ठीक है, बिकॉज डायरेक्शन आर सेम, so f net is equal to f r plus f b d। the value of f r कितना है, f रूट टू है, प्लस वैल्यू ऑफ या फिर f b d कितना है, मेन फॉर्मूला f रूट टू है, तो वैल्यू ऑफ f कितनी है, वैल्यू ऑफ कितनी है, तो f रूट टू यानी k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट टू प्लस एफ बी डी, द वैल्यू ऑफ एफ बी डी इज हम लोग एक्चुअली के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर। तो अगर आप कॉमन लेंगे एफ नेट इक्वल टू के कॉमन जा रहा है, क्यू कॉमन जा रहा है, सॉरी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ब्रैकेट में बच रहा है आपका रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन टू। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप कुछ था नहीं, अगर ट्रायंगल वाला समझ में आ गया तो ये बहुत ही आसान था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर, सॉरी नंबर मैं डाला नहीं, तो ये आपका क्वेश्चन है स्क्वायर पर, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, तो उस क्वेश्चन को भी लोग डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर्स पे क्यू क्यू और क्यू, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस कॉर्नर पे तो हम निकाल चुके हैं। हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सेम चीज इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर एक चार्ज रख दे रहे हैं कैपिटल क्यू। क्या कर दे रहे हैं, एक चार्ज कैपिटल क्यू रख दे रहे हैं, और इस चार्ज क्यू पर हमको फोर्स निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अब सेम चीज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है कि जितने भी चार्जेस हैं उसके कारण कैपिटल क्यू पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो, इस पॉइंट को आप ओ मान लें। तो ये इस पर चार्ज एक लग रहा है, फोर्स लग रहा है एफ ए ओ, इसकी वजह से इस पर चार्ज फोर्स लग रहा है एफ बी ओ, और इस पर ये वाला इधर लगा रहा है एफ ओ ए, है ना, एफ ओ ए, और एफ ओ ए कह सकते हो या फिर एफ सी ओ कर लो, एफ सी ओ, और इस पे लग रहा है एफ डी ओ। क्लियर है, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक। चलिए, तो अगर हम बात करें तो आई थिंक मेरे ख्याल से सारे फोर्स क्या होंगे, इक्वल हो गए। क्यों, इनके बीच की वैल्यू एंड डिस्टेंस है Q1 Q2 एंड डिस्टेंस क्या है, सेम है। इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ चार्जेस क्या है, सेम है, सेम चीज। यानी वी कैन से दैट एफ ए ओ इज इक्वल टू एफ डी ओ इज इक्वल टू एफ सी ओ इज इक्वल टू एफ बी ओ। ऑल फोर्सेस आर इक्वल, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड। और आप ऐसा वेक्टर फॉर्म लिखते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ताकि क्वेश्चंस विल बी इजी। अगर हम बात करें एफ सी ओ
इज इक्वल टू माइनस एफ ए ओ कह सकते हैं। भाई ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। अगर इनकी बात करें एफ डी ओ इज इक्वल टू माइनस एफ बी ओ, इक्वल एंड अपोजिट है। नेट चार्ज नेट फोर्स देख लो, एफ नेट क्या करेंगे, इन सब के कारण क्या कर देंगे, फोर्स को ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ ए ओ प्लस एफ सी ओ प्लस एफ डी ओ प्लस एफ बी ओ। जो एफ ए ओ है और एफ सी ओ है, एफ सी ओ किसके बराबर है, माइनस एफ ए ओ के बराबर है। एफ डी ओ किसके बराबर है, माइनस एफ बी ओ के इक्वल है प्लस एफ बी ओ। ये कैंसिल आउट हो गया और वी आर गेटिंग जीरो। क्या हो रहा है, फोर्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, यानी इस पर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। इन चार्जेस के कारण, इन जितने भी चार्जेस हैं उनके कारण इस कैपिटल क्यू पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, है ना। और जिस तरह मैंने समझाया, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन चेक करो, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कितने कितने फोर्स लग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें, अगर सेम डायरेक्शन है तो जोड़ दीजिए, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो आप कर दें उसको क्या कर दें, माइनस कर दें, है ना। तो आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। तो मैंने जैसा बोला, आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि हर चैप्टर के बाद बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट के PYQs डालने की मैं कोशिश करूँगा, जो कि बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें, सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर